हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपनी फिजिक्स की क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज। जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको न्यूमेरिकल्स बताए थे, तो आज की क्लास में भी आपके न्यूमेरिकल्स ही चलेंगे जो पिछले क्लास में रह गए थे। आज आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, मैं सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, तो सभी बच्चों को उन्हें बड़े ध्यान से देखना है और सीखना है, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सके। तो देखिए, जो हम आज आपको न्यूमेरिकल्स करवाएंगे वो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। और इन न्यूमेरिकल्स को शुरू करने से पहले सभी बच्चे वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और यदि कोई बच्चा चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए करते हैं शुरू। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन है वो किस पर आधारित है। इसमें आपको पूछ रहा है तार में धारा घनत्व और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। ठीक है, तो अब इसमें आपको किस किस राशि की वैल्यू दे रखी है, तो सॉल्यूशन नंबर 1 चेक करेंगे हम। अच्छा, सॉल्यूशन 1। अब आपको क्या गिवन है वो देखिए। इसमें कहा है कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुना 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर, यानी कि क्या है आपका अक्षेत्रफल। और अक्षेत्रफल को कैसे प्रेजेंट करते हैं, ए से। वो कितना दे रखा है आपको, 1 गुना 10 की घात -7। ठीक है, 1 गुना 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर। आंकिक प्रश्न शुरू करने से पहले सभी बच्चे इसके जितने भी सूत्र है इस पूरे चैप्टर में, वे सभी सूत्र आप एक पेज पर लिख लीजिए और उन्हें 2-3 बार आप याद कीजिए। तभी आपको क्वेश्चंस एकदम समझ में आ जाएंगे कि क्वेश्चन में कौन सा सूत्र लग रहा है और क्यों लग रहा है। तो अब आपके पास एक ही वैल्यू हो गई। उसके बाद क्या कह रहा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है, 2 गुना 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब। यानी कि एन की वैल्यू जो आपके पास है वो है 2 गुना 10 की घात 28 प्रति मीटर क्यूब। फिर आपको दे रखा है कि तार में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। मतलब धारा आपके पास जो आई है वो कितनी है, 3.2 एम्पीयर। आपको सबसे पहले जो फाइंड करना है वो करना है धारा घनत्व। तो धारा जो घनत्व होता है उसका सूत्र क्या होता है, धारा घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जे से। और जे होता है I/A। ठीक है, अब I आपके पास कितना है, 3.2 है। और A की वैल्यू कितनी है, 1 गुना 10 की घात -7 है। तो 1 से 3.2 को डिवाइड करोगे, ज्यों का त्यों रहेगा। मतलब आपके पास J बराबर 3.2 और 10 की घात -7 जब ऊपर जाएगा तो घात हो जाएगी काहे की, प्लस। तो काहे की हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 3.2 गुना 10 की घात 7 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका आंसर आ गया। फिर उसके बाद क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। तो अनुगमन वेग कैसे निकलेगा, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग वीडी जो होता है वो क्या होगा आपका। अब आप एक सूत्र आपने पढ़ रखा है धारा के लिए कि I बराबर होता है NEA/VD। ठीक है, अब आपका जो यहाँ से VD निकल जाएगा, मतलब VD के साथ जो है NEA वो बटे में आएगा इधर, तो हम कह सकते हैं कि I/NEA। ठीक है भाई, VD के साथ NEA गुना में तो NEA बटे में पहुंच जाएगा। तो आपके पास जो VD बन जाएगा वो बनेगा I/NEA, NE/A। तो अब इन सब की वैल्यू को आप रख दीजिए। VD इज इक्वल टू I की वैल्यू 3.2
ठीक है। एन की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 2 गुना 10 की घात माइनस 2 गुना 10 की घात प्लस 28। फिर उसके बाद ई, आप जानते हैं कि ई जो होता है आपके पास, ई होता है 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 कूलम, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है। तो 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19, ए आपके पास है 1 गुना 10 की घात माइनस 7। तो अब 2 से काटोगे इसे तो कितना बन जाएगा, 1.6, और 1.6 से 1.6 तो ऊपर तो बच गया है 1, नीचे 10 की घात माइनस 19 और माइनस 7, 10 की घात माइनस 26, तो 10 की घात 28 में से माइनस के 10 की घात 26 तो कितना बच जाएगा, 10 की घात 2। तो ये कितना बचेगा आपके पास, वी डी इक्वल टू 10 की घात 2 ऊपर पहुंचकर कैसा हो जाएगा, 10 की घात माइनस के 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद आपको, ये आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या क्या दे रखा है, पढ़ लीजिए। कल हमने ये क्वेश्चन आपका जो करवाया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक से करा दिया था। तो आज इसका लॉन्ग मेथड देखेंगे, मतलब इसका जो पूरा तरीका करने का है आज उससे करेंगे क्वेश्चंस को। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक तार का जो प्रतिरोध है 8 ओम है, इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तार का नया प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन नंबर 2। अब आपने मान लिया आपके पास जो आर है वो कितना है, 8 ओम है, ठीक है। और अगर आप तार की लंबाई कितनी मान लो, एल मान लो, तो तार की जो नई लंबाई है वो कितनी होगी, एल डैश होगी। आपने मान ली कि आपके पास क्या है, एल डैश है। तार का अगर परिच्छेद क्षेत्रफल ए हो, कैपिटल ए, तो नया क्षेत्रफल कितना होगा, उसे आप मान लीजिए कि ए डैश होगा। और नया प्रतिरोध भी मान लिया आपने कि माना, नया प्रतिरोध कितना है, आर डैश है। तो अब एक बात सोचिए आप, जैसे आपके पास ये वायर है, ठीक है, इस वायर को मैं खींच दूं तो खींचने पर क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी और ये जो मोटाई है ये घट जाएगी, लेकिन तार का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो सेम रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं आयतन से कि तार का जो नया आयतन होगा वो पुराने आयतन के बराबर होगा। या सिंपल लिख सकता हूं मैं कि तार का आयतन बराबर नए तार का आयतन। अब आयतन क्या होगा, लंबाई गुना क्षेत्रफल। तो पुराने तार का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुना क्षेत्रफल, और नए का एल डैश, क्योंकि नई लंबाई कितनी है, एल डैश, और नया क्षेत्रफल कितना है, ए डैश। तो आप यहाँ से सिंपल सी बात रख सकते हैं, एल डैश आप इधर कर लीजिए, ए डैश ए इधर कर लीजिए, तो एल बटे एल डैश बराबर ए डैश बटे ए बन जाएगा। ठीक है इतनी बात। चलिए अब यदि मैं प्रतिरोध देखूं, आप जानते हैं कि प्रतिरोध का जो फॉर्मूला होता है आर बराबर, वो होता है रो इंटू एल अपॉन ए। तो नया प्रतिरोध क्या होगा, नया प्रतिरोध भी बिल्कुल सेम बन जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश। तो यदि मैं यहाँ से आर डैश के बटे आर कर दूं, भाई यदि पुराना प्रतिरोध कितना हो, आर हो,
जिसका सूत्र क्या होगा, रो इंटू एल अपॉन ए। तो नया प्रतिरोध भी सेम होगा, आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश। अब चूंकि तार सेम है तो आपका जो रो है वो भी सेम रहेगा। तो आर डैश बटे आर, यानी कि आर डैश की वैल्यू आपके पास है रो इंटू एल डैश बटे ए डैश और रो इंटू एल अपॉन ए। मतलब आर डैश की वैल्यू ये और आर की वैल्यू ये। तो यहां से क्या होगा, रो से रो कैंसिल, आपके पास बन जाएगा यहां पर एल डैश बटे एल और इंटू में ए ऊपर ए बटे ए डैश। ठीक है, इतनी बात। अब यहां से आप देखिए, इसको बिल्कुल सेम इसी फॉर्म में कर लीजिए कि ए डैश आप इधर कर लीजिए और एल इधर। तो ए बटे ए डैश बराबर किसके होगा, एल डैश बटे एल के। चलिए, तो मैं यहां पर कर लेता हूं कि आर डैश बटे आर एल डैश बटे एल और इनटू में ए बटे ए डैश की वैल्यू भी कितनी है, एल डैश बटे एल है। मतलब यहां से आप लिख सकते हो कि एल डैश बटे एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। अब यदि मैं यहां से ये कहूं कि आर डैश बन जाएगा, आर इधर आर डैश हो जाएगा एल डैश बटे एल का होल स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से आप आराम से कर सकते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि आपकी जो खींचने के बाद लंबाई है एल डैश, वो पुरानी लंबाई की 2 गुनी है। कितनी है, इसे 2 गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, यानी खींचकर कितनी लंबाई कर दिया, 2 गुनी। तो एल डैश जो हो गई वो 2L हो गई। तो अब आप यहाँ पर रख सकते हैं आर डैश एल डैश की जगह 2L और बटे एल होल स्क्वायर। और अच्छा, एक बात आप समझिए पहले ध्यान से, हमने जो कल फॉर्मूला लगाया था, यदि हम उस पर ही गौर फरमाए, मैं यहाँ पर ये कह लूँ कि मैंने इसकी जो लंबाई है वो खींचकर कितनी कर दी, n गुनी कर दी। तो यहाँ से क्या बन जाएगा कि आर डैश इज इक्वल टू एल डैश की जगह क्या आ जाएगा, n इंटू एल अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू आर। एल से एल कट गया तो क्या बना, एन स्क्वायर इंटू आर। ये क्या है ना। तो कल हमने यही सूत्र लगाया था कि जो आर डैश होगा वो एन स्क्वायर इंटू आर के बराबर होगा, यानी कि तार आप जितनी भी लंबाई का खींचोगे एन की वैल्यू वही होगी। तो बिल्कुल सेम वही कोई, मतलब ये इसका लॉन्ग मेथड है। अगर आपका क्वेश्चन 3 नंबर का आता है या 5 नंबर का आता है तो आपको यही करना है। लेकिन इसमें एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। तो 2 का वर्ग कितना हो गया, मतलब इसकी वैल्यू 2। और आर आपको दिया है कितना, आर आपको दे रखा है 8। तो आर डैश कितना बन गया आपके पास, 2 का वर्ग 4 और 8 चौक 32 ओम। तो इस तरह आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है। इसमें भी आपको क्या दे रखा है कि किसी धातु के 20 सेमी लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई 25% बढ़ा दी जाती है। तो नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि की गणना कीजिए। चलिए करते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब क्वेश्चन बिल्कुल सेम मेथड का है, इसमें बस केवल आपको वैल्यू दे रखी है। आपके पास हमने बिल्कुल सेम प्रोसीजर किया कि मान लिया कि तार की जो प्रारंभिक लंबाई थी वो L थी और नई लंबाई L डैश हो गई।
तार का जो पुराना क्षेत्रफल था वो a था और नया क्षेत्रफल a डैश हो गया, और नया प्रतिरोध कितना r डैश और पुराना है r। ठीक है, तो तार का जो आयतन है वो नए आयतन के बराबर होगा, और आयतन क्या होता है, लंबाई गुना अक्ष क्षेत्रफल। इधर आपका L इंटू ए आ जाएगा और इधर नए तार के लिए L डैश इंटू ए डैश बन जाएगा। तो यहां से आपका ए डैश इधर और L इधर, मतलब आपके पास a बटे ए डैश बराबर L डैश बटे L बन चुका है। ठीक है ना, तो यहां से बिल्कुल सेम सूत्र है कि प्रतिरोध जो होगा R बराबर रो इंटू एल अपॉन ए, और नया प्रतिरोध कितना होगा R डैश बराबर रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश। तो मेन आपको प्रोसीजर इसका पूरा समझ में आ गया। आपके पास है R डैश इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल इंटू एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर इंटू आर। तो सुनिए ध्यान से, आपको दे क्या रखा है, आपके पास जो L है वो L दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और आपके पास जो L डैश है कौन है, L डैश, वो क्या है, वो है इस 20% में, मतलब इसने कहा है कि तार की जो लंबाई है वो खींचकर कितनी बढ़ा दी हमने, 25% बढ़ा दी, यानी कि 20 पहले थी और 25% उसमें बढ़ा दी, तो टोटल कितनी हो जाएगी L डैश, 20 पहले थी और 20 का 25% आपने बढ़ा दिया। ठीक है, तो आपके पास जो L डैश होगा 20 प्लस 20 गुना, और 25 का मतलब क्या होता है, 25% का 25 बटे 100। आपके पास एक जीरो से जीरो, दो पंजे 10 और पंजे पंजे 25, तो आपके पास जो L डैश बना है वो कितना बना है 25। ठीक है ना, अब देखिए आपके पास जो R डैश होगा, L डैश की वैल्यू कितनी है 25, L की वैल्यू कितनी है 20, और इसका वर्ग इंटू R। चार पंजे 5 चौक 20 और पंजे पंजे 25, तो R डैश इज इक्वल टू 5 का वर्ग कितना हुआ 25 और 4 का वर्ग हुआ 16। ठीक है ना, तो अब इस क्वेश्चन को मैं इधर कर देता हूं। चलिए, अब आपके पास क्या बचा है, आपके पास बन गया है R डैश अपॉन R बराबर 25 बटे 16। अब आप क्या करोगे, आपको निकालना है यहाँ पर, इसमें से दोनों पक्षों में से एक घटा दीजिए। ये तो ये बन गया आपके पास R डैश, R के बराबर में मल्टीप्लाई करोगे तो R डैश माइनस R, और इधर 16 ही कम 16 और 25 में से 16 जाकर 9 बटे 16। तो इसमें आपको क्या निकालना है, प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि कैसे निकालोगे, आपको निकालनी है R डैश माइनस R अपॉन R गुना 100। अब आपके पास R डैश माइनस R बटे R की वैल्यू कितनी है 9 बटे 16 है, और इसकी वैल्यू है आपके पास इंटू 100, तो 4 चौक 16 और 25 चौक 100, तो आपके पास बन गया है 25 नब्बे 225 और बटे 4। तो जब आप इससे से डिवाइड करोगे तो आपके पास बन जाएगा 56.25%। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इतना करना था, इसमें आपको प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा था। प्रतिशत का मतलब ये, तो ये हमने इसमें निकाल दिया है। तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है
है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किसी फिलामेंट, मतलब इसमें आप जानते हैं कि जो तार का प्रतिरोध होता है वो ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर। और ताप पर कैसे निर्भर करता है, अब वो देखेंगे हम कि तार पर निर्भर किस प्रकार करता है। तार का जो प्रतिरोध होता है वो ताप पर कैसे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन किसका है? 4 का। आप जानते हैं कि आर टी इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा टी होता है, ठीक है ना। अब इस सूत्र में यह है टी डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, यह है 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, एल्फा है ताप गुणांक और टी क्या है? टेम्परेचर यानी कि ताप। तो अब हमें प्रश्न में दे क्या रखा है कि किसी फिलामेंट का 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध, कितने पर? यानी कि R100, 100 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है वो 100 ओम है, ठीक है। और 400 डिग्री सेल्सियस पर कितना है? 200 ओम। तो R 400 डिग्री सेल्सियस पर है 200 ओम। फिर उसके बाद क्या दे रखा है? फिलामेंट के प्रतिरोध ताप गुणांक की गणना कीजिए। तो अब आपका जो सूत्र हमने लिख रखा है कि आर इज इक्वल टू आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू टी। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसके लिए ले लेंगे कि यदि टी बराबर कितना हो, 100 डिग्री सेल्सियस हो, तो यह कह लीजिए कि टी बराबर 100 डिग्री सेल्सियस पर जो R100 होगा वो आर नोट इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू टी की वैल्यू कितनी हो गई अब? 100। फिर टी बराबर नेक्स्ट कितनी वैल्यू है आपकी? 400 डिग्री सेल्सियस पर। अब टी की वैल्यू हो गई है 400, तो आर 400 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक प्रकार से हम फॉर्मूला लिख रहे हैं बस, आर नोट 1 प्लस एल्फा इंटू 400। आशा करता है बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया है, किस टी की वैल्यू रख दी है। पहले कितनी थी? 100, तो यहाँ दोनों जगह हमने, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100। फिर दूसरी कंडीशन में टी की वैल्यू 400 थी, तो यहाँ भी 400 और टी की वैल्यू यहाँ भी 400। तो हमें कुछ करना खास नहीं है। अब आप क्या कीजिए इसमें कि आर 400 बटे R100 कर दीजिए, और इधर भी R400 आए, आर नोट 1 प्लस एल्फा इंटू 400 और आर नोट 1 प्लस एल्फा इंटू 100। आर नोट से आर नोट कैंसिल। अब आपके पास R100 की वैल्यू, R400 की वैल्यू कितनी है? 200, और R100 की वैल्यू कितनी है? 100। इधर 1 प्लस 400 एल्फा और 1 प्लस 100 एल्फा, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आपके पास कितना बच गया? 2/1, 1 प्लस 400 एल्फा और 1 प्लस 100 एल्फा। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी गुना इधर और इसकी गुना इधर। तो इसकी गुना जब इसमें करोगे तो 2 ही कम 2 प्लस 2 की गुना इसमें करोगे 200 एल्फा, ठीक है। एक की गुना इसमें कर दीजिए 1 प्लस 1 की 400 में करोगे 400 एल्फा। तो 200 इधर और 1 इधर, तो 1 इधर आकर कहीं का हो जाएगा? माइनस का। और ये 200 उधर जाएगा तो माइनस का। तो 400 एल्फा माइनस के 200 एल्फा। अब 2 में से 1 जाकर कितना बचेगा? 1, और 400 में 200 जाकर 200 एल्फा। तो एल्फा बराबर कितना आ जाएगा? 1/200। तो ये कितना बन जाएगा? 200 से जब 1 को डिवाइड करोगे तो 0.005 प्रति डिग्री सेल्सियस। तो ये था आपका ताप प्रतिरोध गुणांक की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या दे रखा है कि एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस पर 3 ओम है। कितना है? 3 ओम। तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर 3.75 ओम है। देखिए, पहले आप सिंपल सी वैल्यू रख लीजिए। एक प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी में लगी कुंडली का प्रतिरोध 0 डिग्री पर, मतलब आपके पास R0 की वैल्यू जो है वो कितनी है? 3 ओम है। ठीक है। उसके बाद 100 डिग्री पर कितनी है? 3.75। मतलब R100 की वैल्यू जो है वो 3.75 है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है कि किसी अज्ञात ताप पर इसका प्रतिरोध है इतना। तो अज्ञात ताप की गणना कीजिए। तो मैं अज्ञात ताप T मान लो कि माना अज्ञात ताप T है। तो R T की जो वैल्यू है वो 3 दशमलव कितनी है? 1.5 ओम। अब सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए अपना कि आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू टी। ठीक है। इसमें आप पहली दो वैल्यू रख लीजिए। R100 यानी कि टी की वैल्यू आपने टी बराबर 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो R100 आर नॉट 1 प्लस एल्फा इंटू 100 यानी कि आपने टी की वैल्यू पुट कर दी है। अब R100 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 3.75। आर नोट की वैल्यू कितनी है? 3 है। 1 प्लस एल्फा इंटू 100। ठीक है इतनी कहानी। अच्छा जी, अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए। तो यह पहले काट लीजिए आप, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए। 3 ही कम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। इधर बच गया 1 प्लस 100 एल्फा। 1 इधर कर दीजिए। 1.25 माइनस 1 और 100 एल्फा। 100 इधर इसमें से घटाइए पहले आप 0.25 और 100 एल्फा। 100 इधर, तो एल्फा बराबर 0.25 बटे कितना है? 100 है। ठीक है इतनी बात। अब क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। आप दोबारा फॉर्मूला लिख लीजिए कि आर टी इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस एल्फा इंटू टी। अब आपको यहाँ से फाइंड क्या करना है? टी फाइंड करना है। आपके पास आर टी की वैल्यू है 3.15। आर नोट की वैल्यू है 3, 1 प्लस एल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली है 0.25 बटे 100 और गुना में टी। अब इसके बाद बस केवल आपकी कैलकुलेशन है, गुना भाग है जो आपको करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं। 3 से कट गया, 3 कम 3, न चलने की 0 और 3 पंजे 15। 1 प्लस 0.25 बटे 100 गुना टी। इसमें से 1 घटाओगे तो ये कितना रह जाएगा? 0.05। मतलब 1 आप इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा और 1.05 में से 1 घटाकर इतना बच जाएगा। इधर क्या बच गया? 0.25 बटे 100 गुना टी। तो यहाँ से आपके पास जो टी की वैल्यू बन जाएगी, आप जानते हैं कि टी के साथ गुना में 0.25 है और बटे में 100 है। तो जब इधर जाएंगे इसकी साइड तो 0.05 बटे वाला 100 गुना में, और जो टी के साथ गुना में था वो बटे में पहुंच जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, पॉइंट से पॉइंट हट गया। पंजे पंजे 25 और 20 पंजे 100। तो टी बराबर कितना आ गया है? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है।
अब अंतिम क्वेश्चन करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या कहा है कि 60 वाट और 30 वोल्ट के बल्ब को 90 वोल्ट सप्लाई पर जलाने के लिए श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपके पास एक बल्ब है, ये बल्ब है, ठीक है। इस बल्ब के प्रतिरोध की जो वैल्यू है, अब देखिए 60 वाट है और 30 वोल्ट है, मतलब इसकी जो वोल्टेज है वो 30 वोल्ट है और टोटल की वैल्यू जो वोल्टेज की वो कितनी है 90। और आपने जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ा है उसकी वैल्यू है आर ओम। कितनी है आर ओम। तो मान लिया आपने कि माना श्रेणी क्रम में आर ओम प्रतिरोध जोड़ा जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ये आपके पास इस बल्ब की जो शक्ति है P1 कह लीजिए, वो कितनी है 60 वाट है ये, और 30 है इसकी वोल्टेज V1, ठीक है। अब इस बल्ब पे आते हैं, इसकी वोल्टेज आपने क्या मान ली V2। मतलब जो आपके पास R है उसकी वोल्टेज कितनी है V2 है, जो आपको पता नहीं है कितनी है। टोटल आपके पास V दे रखा है कि आपके पास जो V है वो कितना है 90 वोल्ट है। अब आप बात समझ जाइए, आपके पास इसकी वोल्टेज आराम से निकल सकती है। चूंकि श्रेणी क्रम है तो दोनों में धारा समान प्रवाहित होगी, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि आप इस बल्ब के अकॉर्डिंग आप इससे धारा फाइंड कर सकते हैं। मतलब जब आप I1 फाइंड करोगे तो P बराबर वी आई से I बराबर P1 अपॉन V1 होगा। P1 आपके पास कितना है 60 है और V1 आपका 30 है, तो कटकर 2 एम्पियर। उसके बाद आप V2 ज्ञात कर लीजिए। अब V2 कितना होगा, आप एक बात जानते हैं इसमें कि आपका जो V1 प्लस V2 होगा वो V होगा, मतलब इसकी वोल्टेज प्लस इसकी वोल्टेज बराबर टोटल वोल्टेज। तो इसकी कितनी है 30, इसका आपको पता नहीं है, और V कितना है 90। तो V2 आपके पास आ जाएगी 90 माइनस के 30, तो V2 बराबर कितना 60 वोल्ट, ठीक है ना। मतलब हमने किया कुछ नहीं है, हम जानते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमारे पास टोटल वोल्टेज है, इसकी वोल्टेज है, तो इस टोटल में तो यह घटा दिया, इसकी वोल्टेज निकल गई। फिर अब श्रेणी क्रम में है तो जितनी धारा इसमें प्रवाहित होगी उतनी ही धारा इसमें प्रवाहित होगी। तो हमने क्या किया, हमने इसकी धारा फाइंड कर ली। क्या फाइंड कर ली धारा, क्योंकि हमारे पास इसकी शक्ति भी थी और इसकी वोल्टेज भी थी। तो I1 बराबर P1 अपॉन V1 से 60/30 कर 2 एम्पियर बन चुका है। अब क्या करेंगे हम, हमें फाइंड क्या करना है
प्रतिरोध ज्ञात करना है। और फॉर्मूला क्या होता है प्रतिरोध का? R बराबर V अपॉन I, यही होता है ना। तो R2 इज इक्वल टू, मतलब इसका जो आपने R ले रखा है, R बराबर V2 अपॉन I1। ये आपके पास कितना है 60 और ये कितना है 2, तो कटकर कितना बन जाएगा 30 ओम। ठीक है, तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को करेंगे। और अब इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो हमने आपको करा दिए हैं, जितने भी ट्रेंड में चल रहे हैं। अब आपके लगभग 5 चैप्टर पूरे हो चुके हैं, जिसमें आपने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी देखे हैं, न्यूमेरिकल्स भी देखे हैं। अब इससे बाद हम जो है आपकी क्लास करेंगे MCQ क्वेश्चन की, यानी कि अब पहले 5 चैप्टरों के हम आपको MCQ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अब यदि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे लगे हो, आपके समझ में आए हो, तो सभी बच्चों से निवेदन है कि सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए, इतना काम आप कर सकते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल ही करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी बच्चे अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।